हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम लोग अपना डे नंबर 1 स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी बच्चे ग्रेजुएशन में हैं वो मेरी वीडियो से पढ़ सकते हैं अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग एंड बिजनेस स्टेट्स। आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन के अंदर कॉमर्स फील्ड में, तो आप वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक मीनिंग के साथ। आई होप कि 2 वीडियोस में मैं इसको पूरा कवर कर दूंगी विद द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पार्ट। तो आप लोग दोनों ही वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी बच्चे कॉलेज में है, यूनिवर्सिटीज में है, उनके पास ये सब्जेक्ट जरूर होगा। विद द बेसिक मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहला यूनिट है ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर और सबसे पहला चैप्टर भी है यही, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और एक ही चैप्टर है इसके अंदर, हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्योंकि अगर वो एक ही चैप्टर है तो आप ये समझिए कि उस यूनिट की वेटेज बहुत अच्छी होती है। 5 यूनिट्स हैं, 100 मार्क्स का एग्जाम है, तो फिर आपके 20 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है। तो इस केस में आपको 20 मार्क्स के लिए, आप समझिए 20 नहीं तो 12 to 14 मार्क्स के लिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। तो आप लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। तो जैसे कि आप नेम से पता कर पा रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंस को मैनेज करना। अब फाइनेंस को मैनेज करना इन द सेंस कि आपके पास या आपकी कंपनी या आपके बिजनेस में जितना भी पैसा, फाइनेंशियल का मतलब होता है फाइनेंस, जितना भी पैसा है, फाइनेंस है, मनी है, उस चीज को आपको किस तरीके से यूज करना है, प्रोक्योर करना है। प्रोक्योर का मतलब होता है यूज करना। तो किस तरीके से आप उस फाइनेंस को यूज करेंगे, उसका मैनेजमेंट किस, आप देखिए आपके कंपनी में 1 लाख रुपए, मैं जस्ट एक एग्जांपल लेती हूँ, तो आपको पता है उस 1 लाख को आपको किस तरीके से यूज करना है। आपको इक्विटी शेयर्स में लगाना है या फिर आपको डिवेंचर्स होल्ड करने हैं या फिर इश्यू करने हैं, आपको रिटेन अर्निंग करनी है, आपको डिविडेंड देना है जो भी आपकी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं और जो भी आपकी कंपनी में वर्कर्स हैं उनको कंपनसेशन देना है, सैलरी देनी है। तो आपको अपने फाइनेंस का मैनेज करना आना चाहिए। आपको अपने फाइनेंस में पता होना चाहिए कि मुझे अपनी कंपनी में अपने पैसे को किस तरीके से यूज करना है, कहाँ कहाँ लगाना है, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या खर्चा है, क्या इनकम है, सब कुछ आपको यहाँ पे मैनेज करना होता है। उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन है, मैं आपको बहुत शॉर्ट टर्म में इसको समझाऊंगी जिससे आपको समझने में, बाकी मैं वीडियो के एंड में आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी बेसिकली जो आपको एग्जाम में लिखना क्या है एज अ कंटेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसका मीनिंग देखते हैं कि मीनिंग क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मीनिंग यहाँ पे लिखा है एफिशिएंट यूज ऑफ एन रिसोर्सेज, कैपिटल, फंड्स एंड फाइनेंसिंग ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल्स या क्रेडिट फॉर द फर्म। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि मीनिंग ये होता है कि किसी भी कंपनी या बिजनेस के लिए आपको एफिशिएंट का मतलब होता है कि अच्छी तरीके से, विदाउट वेस्टेज हम उस चीज का यूज करते हैं। रिसोर्सेज यानी कि आपकी कंपनी में, आपकी बिजनेस में कितने रिसोर्सेज है, जो भी है। यहाँ पे हम बेसिकली फाइनेंस की बात करें तो हम पैसों से बातचीत करेंगे कि आपकी कंपनी में जितना भी पैसा है, कैपिटल है, जो भी लगाते हैं आपके जो पार्टनर्स वगैरह कैपिटल लगाते हैं और जो मालिक पैसा लगाता है, फंड्स या फिर जो शॉर्ट टर्म के लिए आप फाइनेंस, शॉर्ट टर्म के लिए आप कह सकते हैं कि जो आप छोटे काम के लिए आप पैसा लगाते हैं, लॉन्ग टर्म यानी कि आप एसेट्स वगैरह में जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं, उन कैपिटल्स को किस तरीके से यूज करना है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी फाइनेंस का मैनेज करना। तो बेसिकली एग्जाम में कभी नहीं आता है, बट आपको पता होना चाहिए कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए एक्चुअल में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंस का मैनेज होता कैसे है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका स्कोप क्या है, एग्जाम में ये आता है। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम के लिए पढ़ना है तो बेसिकली आपको ये ज्यादा अच्छे से पढ़ना होगा और एक प्रिंसिपल्स है थ्योरी के बेस पे, वो आपको पढ़ने हैं। वो दोनों इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, आपने कहा कि ठीक है फाइनेंस मैनेज करना है, ठीक है, इट इज वेरी ट्रू कि फाइनेंस मैनेज करना है, पर उसका स्कोप क्या है, क्यों करना है फाइनेंस को मैनेज, कैसे करना है, उसकी क्या नीड है फाइनेंस को मैनेज करने की। तो 2 अप्रोच सेट करे गए हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। देखिए, अब आप जैसा कि नाम से समझ पा रहे हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है और मॉडर्न अप्रोच क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्कोप ऑफ मार्केटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आता है, बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि
अब आपने सीख लिया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, बट उसका क्या अप्रोच है, फाइनेंस को मैनेज करने का भी तो कोई अप्रोच होगा ना। तो ये हम इस टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो तरीकों से हम अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अप्रोच होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और सेकंड होता है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है। देखिए जैसा कि आपको पता है कि पहले के टाइम पे फाइनेंस मतलब पैसों की इतनी वैल्यू नहीं थी, या पैसों की वैल्यू आप कह सकते हैं मनी ही इतना नहीं था। बार्टर सिस्टम पहले चला करता था, तो उसमें आप फंड्स को रिक्वायर नहीं कर सकते। बट पहले क्या होता था, जब मनी वगैरह आया, कंपनीज बनने लग गई बड़ी बड़ी, तो उसमें क्या हुआ कि वहां पे कोई आपके पास इतने डेटा एनालिस्ट उस समय नहीं थे, इतने डेटा एनालिस्ट अवेलेबल नहीं थे। तो कंपनीज क्या करती थी कि पहले के टाइम में कंपनीज किसी भी एक फाइनेंशियल एनालिस्ट को हायर करती थी, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो कि आपकी कंपनी को एनालाइज कर सके, उसका सारा मनी फाइनेंस को मैनेज कर सके, उसको हायर करती थी। जिससे कि वो क्या करता था, मनी की वो भी दो काम करता था, मनी को प्रोक्योर करता था, मनी को यूज कैसे करना है वो चीजें समझाता था लोगों को, और उसका यूटिलाइजेशन जगह जगह पे सही से करता था। तो ये दो काम उसके हुआ करते थे फाइनेंशियल एनालिस्ट के। तो देखिए अब उस समय क्या था कि वो इतना कर देता था, दिस इज मच इनफ, कि उसने प्रोक्योर कर दिया मनी का, उसने यूटिलाइजेशन कर दिया। प्रोक्योर का मतलब होता है यूज करना, किसी भी मनी को कहाँ कहाँ किस तरीके से मतलब उसका यूज बताना, और यूटिलाइजेशन मतलब उसको इनिशिएट करना, मनी को किस तरीके से लगाना है उसका पूरा चार्ट मतलब देना, या फिर इनिशिएट स्टार्ट करना, ठीक है। तो देखिए पहले के टाइम में सिर्फ इतना होता था कि फाइनेंशियल एनालिस्ट को, क्योंकि पैसा ही इतना नहीं था, तो जितना था उतना लोग क्या करते थे कि फाइनेंशियल एनालिस्ट को वो हायर करते थे। वो कहते थे कि भाई इसका प्रोक्योर कर दो, इसका यूटिलाइजेशन कर दो, वो अच्छे से कर देता था, दिस इज मच इनफ। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ी, टाइम आगे बढ़ा, तो मॉडर्न अप्रोच आई। अब उसके बाद ट्रेडिशनल को कोई भी वैल्यू, आज के टाइम में देयर इज नो ट्रेडिशनल अप्रोच यूजेस इन एनी काइंड ऑफ कंपनी। अब क्या करती है कंपनी, फाइनेंशियल मैनेजर को हायर करती है। आज के टाइम में इतना कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, यानी कि इतने डेटा एनालिस्ट हो चुके हैं, इतना डेटा साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि वो मिनटों में किसी भी कंपनी का एनालाइजेशन निकाल के रख देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इस वाले अप्रोच में क्या हुआ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर क्या करता था कि सारे के सारे कंप्यूटराइजेशन पर ही सारा का सारा जो डेटा है वो एनालाइज करता था, रिपोर्ट तैयार करता है और सीधा फ्रेमवर्क तैयार करता है फॉर्म के लिए कि आपको ये करना है, इस तरीके से करना, दिस इज मच इनफ, नो टाइम टेकिंग, कुछ भी नहीं, वेरी वेरी इफेक्टिव था ये। तो ये आज के टाइम में ये यूज होता है, हमें इसको डिटेल में पढ़ना है। तो देखिए 3 डिसीजंस किसी भी मतलब आप किसी भी कंपनी में देखोगे तो वहां 3 डिसीजन पे बात होती है अप्रोच में फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग डिसीजन क्या है, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है, डिविडेंड डिसीजन क्या है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का। और इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम ये 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यही एग्जाम में आता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कम आता है क्योंकि इसका थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, तो वही आता है ज्यादातर। बट यस हम उसे भी करेंगे, 2 क्लासों में हमें इस चैप्टर को कवर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉडर्न अप्रोच में, अपने तीनों डिसीजंस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हम देखते हैं सबसे पहला है आपके मॉडर्न अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच में आपको देखते हैं सब 3 पार्ट, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 3 है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब पैसा है आपके पास आपकी कंपनी में, अब फाइनेंशियल एनालिस्ट को क्या चाहिए कि भाई सबसे पहले मैं पैसा इन्वेस्ट कहाँ करूं। पैसा आपके पास है, ठीक है, अच्छी बात है आपकी कंपनी में, बट पैसा जाएगा कहाँ, मुझे इन्वेस्ट करना है पैसा, क्योंकि मुझे रिटर्न चाहिए अपनी कंपनी में। आप कंपनी या बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रिटर्न चाहिए, आप फालतू के एक्सपेंस नहीं कर सकते हैं ज्यादा। तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है, मेरे पास पैसा है, मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो देखिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कोई भी एनालिस्ट 2 तरीके से किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजन। देखिए इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप, इस दोनों चैप्टर्स को हम आगे अपनी एफएम में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर्स हैं इनके पूरे पूरे। तो सबसे पहले हम इसे शॉर्ट में पढ़ते हैं कि कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल डिसीजन वो किस तरीके से वो इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजर जो होते हैं। तो कैपिटल बजटिंग जो है वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं।
कंपनी को जब भी किसी भी लॉन्ग टर्म चीजों में फिक्स करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, तो वो जाता है कैपिटल बजटिंग की साइड, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। या आप कर सकते हैं फिक्स, जैसे कि आपने, अगर आप क्लास 12 में कॉमर्स से बैकग्राउंड से थे, या फिर आपने अभी फर्स्ट ईयर में अगर आपने वीडियो से पढ़ा होगा मेरी ही कि क्या होता है फिक्स्ड एसेट लॉन्ग टर्म के लिए। हमेशा आप अपने घर में भी आप अपने देखा होगा कि एसेट्स क्या है आपके घर में, पंखा, कूलर, आपका एसी, ये सब क्या है, आपकी एसेट्स हैं फिक्स, मतलब यानी कि लॉन्ग टर्म में आपको, फ्यूचर में आपको ये प्रॉफिट देंगी। तो देखिए कैपिटल बजटिंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस के लिए होता है। यहाँ पे जो आपकी फर्म है उसमें आपको फिक्स्ड एसेट्स पे आपको इन्वेस्ट करना होगा। फिक्स्ड एसेट यानी आपने स्टॉक पे, स्टॉक तो आपका फिर भी आपका वर्किंग कैपिटल में आ जाता है, क्योंकि वो आपका डेली टू डेली काम में होता है। आप कह सकते हैं आपने अपनी कंपनी में एसी लगवा लिया, ठीक है, आपने अपनी कंपनी में फर्नीचर लगवा लिया, तो ये आपका फिक्स्ड एसेट्स हो गया किसी भी फर्म के लिए। यहाँ पे लीज अकाउंटिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, रेंटेबल होता है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया भी था कि लीज अकाउंटिंग होती है। लीज का मतलब होता है रेंट पे। आप कभी भी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपने कोई भी चीज, आपने कोई भी एसेट जो है वो रेंट पे यानी कि उधार पे रखी है, तो उसको हम लीज अकाउंटिंग कहते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस कर रहे हो तो आपने अपना कोई भी एसेट जो है वो किराए पे दे दिया कि चलो मुझे इससे कम से कम अब आपके पास कोई भी, आप कहते हो ऑटो है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने उसको दे दिया किराए पे, दे दिया कि भाई तू चला, मुझे पैसा दियो, इतना इतना दिन का इतना इतना रुपए दे दियो। तो उसका क्या मतलब है, आप अपने फर्म में आपने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आपने क्या करा, उसको उधार पे दे दिया और आपको पैसा मिल रहा है, उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है, वो लॉन्ग टर्म एसेट हो गई आपकी। वो जो आपकी ऑटो है या रिक्शा है वो आपका लॉन्ग टर्म एसेट हो गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास रिस्क। ऑब्वियसली अगर आप किसी भी चीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका रिस्क अच्छा होता है। अनसर्टेनिटी यानी कि आपको नहीं पता, अब आपने ऑटो खरीद लिया, आपको नहीं पता वो ऑटो सड़कों पे चलेगी या नहीं चलेगी, रिक्शा चलेगा या नहीं चलेगा। रिस्क ये है कि अगर आपका वो चल रहा है रिक्शा, गॉड ग्रेस की वो मतलब नहीं हुआ, वो काम नहीं चला, उसको छोड़िए, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी ऑटो का कुछ भी होगा, तो रिस्क तो है ना आपके सर पे। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी जो रिटर्न की बहुत ही कम चांसेस ऐसे होते हैं जो रिटर्न मिलता है, और रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। ये आपको पता होगा, डेली लाइफ में भी आप देखते होंगे। और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप कंपनी की कैपिटल की कॉस्ट निकालते हैं कि हाँ कैपिटल कितना है, तो इसका कितना रुपया, किस तरीके से कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना है, तो इसको हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरीके से होते हैं, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल डिसीजन से। कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है इस तरीके से, और शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं उनके अंदर में बेसिकली यही होता है। तो जब शॉर्ट टर्म में करेंगे तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन, और वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी आपका एक पूरा चैप्टर है, 11 चैप्टर आई गेस, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो वर्किंग कैपिटल डिसीजन आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, जिसमें कि आपको देखिए, अगर आप कम पैसा लगा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपका क्या है कि आपको रिस्क कम है आपके पास। ये आप कॉमन सेंस से भी, आप डेली लाइफ में भी देखते हैं, अगर आप कम पैसा लगा रहे हो तो आपको रिस्क भी कम है। चलो 500 रुपए लगा दिए, डूब भी जाएंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये छोटी कंपनीज के लिए होता है बेसिकली, मैं आपको एक आउटलुक दूं तो, ठीक है। प्रॉफिट भी मिलता है। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में तब्दील हो जाती हैं या फिर एस्टेब्लिश हो जाती हैं, छोटे छोटे काम से वो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट है ही, साथ में लॉन्ग टर्म भी सक्सेस यहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि पैसा कम लगता है, रिस्क भी कम होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिटेबिलिटी और लेस रिस्क कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट टर्म के ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज्यादातर होता है। तो ये तो कुछ था आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसका मैं आपको फुल फ्लेज नोट्स भी दूंगी, वीडियो के एंड तक देखिएगा। तो आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है मैं आपको पूरा का पूरा नोट्स दूंगी, वहां से आप रीड कर सकते हैं। बट आपको समझने के लिए अगर मैं भी आपको नोट से समझाऊं, मतलब बड़े बड़े कंटेंट से समझाऊंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे नोट्स में समझाया है। ये आप इसे कहीं ना कहीं राइट डाउन कर लीजिए कि आप कभी एग्जाम में, मतलब एग्जाम पे सुबह सुबह आपको रिवाइज करने के लिए इजी होगा। बट यस, आप एक बार फुल फ्लेज नोट्स भी रीड आउट जरूर करिएगा। तो चलिए हम अपना आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिसीजन के पास। दिस इज फाइनेंसिंग डिसीजन। ये फाइनेंसिंग डिसीजन देखते हैं, फाइनेंस का किस तरीके से हम फाइनेंस लाएंगे वो सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि जो भी हम फाइनेंस अब हम कहाँ से लाएं। देखिए, आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको फाइनेंस भी तो चाहिए ना। तो आपने अपनी कंपनी आपने ऑन करी, ठीक है, आपको अब पैसा कहाँ से चाहिए। देखिए, अब आपके पास दो टर्म्स होते हैं पैसा को रेज करने का, यानी कि कैपिटल को रेज करने के दो तरीके होते हैं किसी भी कंपनी में। दिस इज फर्स्ट वन इज इक्विटी, यानी कि
आपने अपनी कंपनी में से इक्विटी शेयर्स जो है वो आपने भेज दिए, यानी कि मालिक बना दिया, शेयर होल्डर जैसे आप कहते हैं, शेयर होल्डर्स आपने बना दिया और आपने वहां पे इश्यू कर दिया, वहां से आपको पैसा आपने उठा लिया, यानी कि उसे हम इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स बेसिकली। और सेकंड होता है डेट यानी कि लोन जिसे आप कहते हैं, ठीक है, कर्ज पे आपने पैसा ले लिया, लोन पे पैसा ले लिया। तो दो तरीके होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि पैसा को आपको जनरेट करने के किसी भी कंपनी में दो तरीके हैं, इक्विटी और शेयर्स। इक्विटी में आप अपने कंपनी के शेयर्स को इशू करते हैं और शेयर होल्डर्स खरीदते हैं। और सेकंड होता है डेट यानी कि लोन, ऑब्वियसली आपने अपने पैसा लोन से उठाया। पहले के टाइम में ये चलता था, अब आज के मॉडर्न टाइम में ये ज्यादा तेजी से चलता है, ठीक है। तो देखिए अब फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या है, हाउ टू एक्वायर फंड्स टू मीट द फर्म्स इन्वेस्टमेंट नीड्स। ऑब्वियसली आपको पैसा कहां से चाहिए, आप पैसा कहां से लाएंगे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सके। अरे इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले पैसा तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो यस, किस तरीके से आपको पैसा लाना है फाइनेंसिंग डिसीजन बताता है। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बताता है। थर्ड डिविडेंड क्या करता है वो भी अभी आपको बताया जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि दो तरीके होते हैं फाइनेंस को अरेंज करने के, इक्विटी और डेट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इक्विटी में आप अपने शेयर्स को इशू करते हैं, लोग खरीदते हैं और लोग शेयर होल्डर्स बनते हैं, तो आपको वहां से पैसा मिलता है। सेकंड डेट यानी कि आप बैंक से लोन वगैरह लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब इक्विटी, और देखिए बहुत अच्छा पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आए तो जरूर लिख के आना कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, ये पॉइंट जरूर लिख के आना कि सपोज करो आप कह रहे हो कि नहीं भैया मेरे पास इतना शेयर्स भी मेरे पास नहीं है कि मैं पूरा पैसा इक्विटी पे दे दूं, मेरे पास इतना वो भी नहीं है, मतलब इतना इंटरेस्ट भी मैं पे नहीं कर सकता फ्यूचर में कि मैं अपना पूरा पैसा डेट पे या लोन पे ले लूं, क्योंकि अगर आप लोन पे लेंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि 50% इससे ले लिया या 30% इससे ले लिया, 20% जो आपको ज्यादा चले और आधा पैसा इससे ले लिया, ठीक। तो जब आप कुछ पैसा डेट पे उठाते हैं, कुछ पैसा इक्विटी पे उठाते हैं, इक्विटी यानी कि आप इशू करते हैं, तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कहीं ना कहीं तो उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि अपना आने वाले चैप्टर्स में एक चैप्टर है ये, दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो मैं बता रही हूँ आपको कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है पूरा, ये आपका पूरा अपकमिंग वीडियो से ही भरा हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इसको अच्छे से समझिए कि देखिए कि क्या है कि इक्विटी और डेट का जो मिक्सअप होता है, यानी कि आपने आधा पैसा यहाँ ले लिया, आधा पैसा यहाँ ले लिया, उसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मेंटेन। इसमें क्या होता है कि अगर आप फाइनेंसिंग डिसीजन, इस केस में क्या होता है कि आपका रिस्क और रिटर्न को आपको यहाँ पे मेंटेन करने को हो जाता है कि आप यहाँ पे आपका रिस्क होता है बहुत ज्यादा वाला, ये आपको रिटर्न देता है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग खरीदते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में आप अपने रिस्क और रिटर्न को बैलेंस कर सकते हैं, वरना आपकी कंपनी डूब जाएगी ऑब्वियसली अगर आप रिस्क और रिटर्न को मेंटेन नहीं करोगे तो ये कुछ था फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में। एग्जाम में आप ये 3 डिसीजन जरूर करके जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने डिविडेंड डिसीजन के बारे में, उसके बाद हम अपने प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, तो आप फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना न्यूमेरिकल डिसीजन का मतलब क्या होता है मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि आपने पैसा अपना, ठीक है, आपको कहाँ से पैसा चाहिए आपने पता कर लिया, आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना आपने पता लग लिया, लेकिन आपके पास जो पैसा है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। आपने अपनी कंपनी में वर्कर्स हैं, आपकी कंपनी में जो मैनेजर्स होंगे, कितने भी लोग जो काम कर रहे होंगे, उनको आपको सैलरी देनी है, प्रॉफिट देना है, बोनस, मतलब सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है अपना पैसा। तो आप पैसे को डिवाइड कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो वो आपको बताता है डिविडेंड डिसीजन के अंदर। तो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, जो भी आपको प्रॉफिट मिला है कंपनी में, एंड में होता है जब आप 31 मार्च पे आप बातचीत कर रहे होते हैं तब ये कंपनी में होता है। तो वहां पे आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने प्रॉफिट को, अपनी रिटेन अर्निंग्स को प्रपोर्शन में, मतलब आप रेशियो में ही तो करोगे कि हाँ इतना पैसा आपको मैनेजर्स को, इतना पैसा आपको सैलरी में देना, इतना पैसा एक्सपेंस है, इतना पैसा। तो इस तरीके से जब आप प्रपोर्शंस में अपने प्रॉफिट्स को या रिटेन अर्निंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। देखिए ये अच्छा पॉइंट है, देखिए कुछ नया पता करने को यहाँ पे मिलेगा कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, जब आप अपने प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड मतलब कि लाभांश, प्रॉफिट के ऊपर, जब आपने अपनी कंपनी में आपके जो वर्कर्स आपने उन्हें प्रॉफिट दिया कि 23,000 सबके प्रॉफिट है, इसके ऊपर आप डिविडेंड देते हो, ठीक है। डिविडेंड मतलब एज अ काइंड ऑफ लाभांश, ऊपर से पैसा जो देते हैं। आपने सुना होगा कि मुझे इस कंपनी में मुझे ऊपर से इतना पैसा मिला, तो उसको ही हम डिविडेंड कहते हैं।
डिविडेंड देते हैं उसको हम डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में सीए जो बच्चे कर रहे होंगे उनके में आ जाता है कि डिविडेंड पे आउट डिसीजन क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। तो उसका मतलब होता है रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिविडेंड। जो भी प्रॉफिट डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसको हम डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं। और नया एक नई टर्म यहां से निकल के आते हैं कि रिटेन्ड प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट। रिटेन्ड यानी कि जो बचा हुआ, रिटेन्ड मतलब तो जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है, बचा हुआ जो प्रॉफिट का, जैसे आपकी कंपनी में 1 लाख रुपए थे सपोज करिए, उसमें से आपने 23 हजार दे दिए। मैं एक आपको assumptions प्रोवाइड कर रही हूं कि आपने दे दिए, ठीक है, 23 हजार रुपए 3 आपके वर्कर्स थे उन्हें दिया, यानी 69,000 रुपए आपने एज अ प्रॉफिट बांट दिया। तब भी आपके पास 31,000 रुपीज है, तो उसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे कह रहे हैं कि रिटेन्ड प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स, जो आपका प्रॉफिट बच गया, रिटेन्ड पोर्शन जो बचा है उसको हम रिटेंशन रेशियो कहते हैं। यानी कि जो प्रॉफिट आपकी कंपनी में बच जाता है उसको हम रिटेंशन रेशियो बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 टर्म्स आपको नहीं जानने को मिली होंगी। बाकी डिविडेंड डिसीजन आई होप सबको पता होगा पहले से, जिसको नहीं पता था वो यहाँ से। और ये आप नोट करते चलिए, आप अपने जो वीडियो जो भी आप देख रहे हैं इसे आप नोट कर लीजिए एग्जाम के टाइम पे, इसको आपको इसी से रिवाइज करना है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव जानते हैं आपकी क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद प्रिंसिपल जानते हैं। देन लेट्स क्लोज आवर क्लास फॉर टुडे। चलिए बहुत अच्छा पॉइंट आते हैं हम, प्रिंसिपल्स ऑफ एफएम। एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, कोई सा भी एक प्रिंसिपल जरूर आएगा। 7 प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल तो जरूर आता ही है, हर साल आता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रिंसिपल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए सबसे पहले द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, वी वोंट टेक ऑन एडिशनल रिस्क अनलेस वी एक्सपेक्ट टू बी कंपनसेटेड विद एडिशनल रिटर्न। आप इस बात को समझिए, इसका कहने का मतलब, ये इतनी हार्ड लैंग्वेज दे देते हैं ये लोग, बट आपको मैं थोड़ा सा सिंपल में समझाती हूँ। देखिए ये कहता है कि आपकी कोई भी कंपनी है, ठीक है, आप उसमें क्या कर रहे हो, वो ये कहना चाहता है कि आप जितना रिस्क लोगे ना उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। आपका जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न, इसमें कहने का ये मतलब है बेसिकली। तो ये आप देखते भी हैं कंपनी, अब जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रिस्क पे काम कर रही होती है, उन्हें नहीं पता कि मेरी कंपनी चलेगी नहीं, कई बार कंपनी डूब भी जाती है, ऐसा नहीं है। बट प्रोबेबली क्या होता है इसमें कहने का है कि जितना आप एडिशनल रिस्क लेते जाओगे उतना ही आपका एडिशनल रिटर्न बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल का मतलब यही है कि एफएम के अंदर जितना, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप जितना रिस्क लोगे उतना ही आपका रिटर्न बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कहता है द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसका भी एक पॉइंट भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है कि देखिए आज 2024 चल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल, उसमें आपने मुझे कहा कि 100 रुपए लो, आपने मुझे 100 रुपए दिए, उस 100 रुपए की वैल्यू आज के टाइम में है कि हाँ ये 100 रुपए और इसकी वैल्यू अच्छी है। आप 2030 में चलो बात करते हैं, वहां पे आप वही 100 रुपए की वैल्यू सेम होगी? आप मुझे एक बात बताओ, नहीं होगी ऑब्वियसली। आप देखिए 2000s के टाइम पे क्या होता था कि जो वैल्यू 100 रुपए की होती थी उस टाइम पे, 100 रुपए की जो वैल्यू होती थी, क्या वो आज है 100 रुपए की वैल्यू? नहीं, आज 100 रुपए की वो वैल्यू, इवन 1000 रुपए की वो वैल्यू नहीं है जो उस टाइम पे 100 रुपए की हुआ करती थी। तो यही है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, किस तरीके से जो मनी की वैल्यू है वो चेंज होती है टाइम टू टाइम। 100 रुपए की जो वैल्यू होती थी, मतलब आज के टाइम पे जो 100 रुपए की वैल्यू एक्चुअल में क्या 2030 में रहेगी? नेवर एवर। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी चेंज होती है। एफएम के प्रिंसिपल का सेकंड प्रिंसिपल आपसे ये कहता है। थर्ड में आते हैं कैश नॉट प्रॉफिट इज किंग, यानी कि ये भी अच्छा पॉइंट है, इजी कहता है कि कैश नॉट प्रॉफिट इज किंग। वाओ, बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपकी कंपनी में, इसका कहने का मतलब ये है कि आपकी कंपनी में कितना भी प्रॉफिट चल रहा है, आपकी कंपनी में आप समझिए कि मिलियंस में प्रॉफिट चल रहा है, दिस इज नो मैटर्स अगर आपकी कंपनी में कैश नहीं है। कैश यानी कि लिक्विडिटी, आप जिसे कहते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, कि लिक्विडिटी वही होती है ना जो आप अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, तो मैं आपको थोड़ा भारी सा वर्ड लिक्विडिटी, अगर आपकी कंपनी में लिक्विडिटी नहीं है यानी कि कैश नहीं है, तो आपकी कंपनी में, आपकी कंपनी किंग नहीं कहला सकती। यानी कि आप कह सकते हो कि आपकी कंपनी में बहुत प्रॉफिट हो रहा है, बट अगर आपकी कंपनी में कैश नहीं है तो देयर इज नो किंग, यानी देयर इज नो सिक्योरिटी, यानी कि कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिंसिपल ऑफ एफएम। अब नेक्स्ट हम देखते हैं
4 और रह गए हैं। तो प्रिंसिपल नंबर 4, दिस इज एफिशिएंट कैपिटल मार्केट। एफिशिएंट कैपिटल मार्केट, सबसे पहले देखिए क्या होता है। एफिशिएंट कैपिटल मार्केट हमारी कंट्री में है, यानी कि देखिए हमारी कंट्री में 2 मार्केट्स है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी में क्या होता है कि वहां पे आप आईपीओ वगैरह जो इशू करते हैं, और सेकेंडरी में यहाँ पे शेयर्स को इशू करे जाते हैं, जो हम अभी यहाँ पे एफएम में पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो कंपनीज हैं उसके अंदर प्राइमरी मार्केट भी है, सेकेंडरी मार्केट भी है, और तो हमारी कंपनी में जो भी कैपिटल्स मार्केट्स में चल रही है वो एफिशिएंट है, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब है कि जो मार्केट्स हैं, जो अगर प्राइमरी मार्केट्स भी है, सेकेंडरी मार्केट्स भी है, और सेकेंडरी मार्केट्स अच्छे से काम भी कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि मार्केट जो है वो क्विक होनी चाहिए और प्राइजेस जो हैं वो राइट होने चाहिए। देखिए प्राइजेस राइट होने का, अब देखिए कोई भी आपकी नई कंपनी, मैं जस्ट एग्जांपल लेती हूँ कि आपकी कोई भी नई कंपनी है, उसने क्या करा कि उसके जो शेयर्स हैं वो आज 10 रुपए के हैं, उसने शेयर्स बेचे 10 रुपए में, और आगे क्या हुआ, उसकी कंपनी बहुत अच्छी चली, मार्केट बहुत अच्छा चल गया, उसके बाद उसने क्या कर दिया, प्राइस को आगे कर दिया, 100 रुपए बढ़ा दिया। तो क्या हुआ कि आपकी मार्केट जब अच्छी चलने लग गई तो आपके प्राइसेस भी जो है वो उस हिसाब से सही हो जाने चाहिए, ठीक है। जितनी आपकी डिमांड है उतने आपके प्राइस जो है वो एस्टेब्लिश हो जाने चाहिए। इसका मेनली कहने का मतलब यही है कि जो भी कैपिटल मार्केट चल रही है मार्केट के अंदर, उसका आपका प्राइस जो है वो फेयर होना चाहिए और क्विक जो है वो मार्केट भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपसे कहता है एजेंसी प्रॉब्लम। प्रिंसिपल नंबर 6 आपसे कहता है कि एजेंसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है, पहले आप ये समझिए। देखिए आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में जो भी शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं और वो आपकी कंपनी को रन करते हैं, ठीक है। तो जब वो आपकी कंपनी को आपकी कंपनी को नहीं, वो मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं आपकी, क्योंकि वो मालिक है, बेशक से वो उन्होंने इक्विटी खरीदी है, वो मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं और मैनेजर्स क्या करते हैं, उनकी कंपनी को रन करते हैं, ठीक है। तो एजेंसी प्रॉब्लम क्या कहता है कि जो मैनेजर्स है ना, उनका इंटरेस्ट अपना होना चाहिए कंपनी में काम करने के लिए। आप किसी चीज को पुश नहीं कर सकते। यहाँ पे दिया हुआ है कि मैनेजर्स प्रॉब्लम वर्क फॉर ओनर्स। जो मैनेजर्स है ना, वो मैनेजर्स जो है वो ओनर्स के लिए काम नहीं कर रहे, जिसने उन्हें अपॉइंट किया वो उसके लिए काम नहीं कर रहे, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, वो अपना प्रॉफिट देख रहे हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। नहीं, अगर वो कंपनी के लिए काम करेंगे तो उनका खुद का भी तो उसमें प्रॉफिट मिलेगा ना। बट क्या करते हैं मैनेजर्स, यूजुअली जो है वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, वो कंपनी ओनर्स के लिए काम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं फिर एफएम में दिक्कत आती है। तो यानी कि वो यही कहता है कि एजेंसी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, यानी मैनेजर्स को जो है वो ओनर्स के लिए काम करना चाहिए, जिससे कि कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ हो, अपना पर्सनल ग्रोथ उनका हो जाएगा बाद में भी। जब वो कंपनी का ग्रोथ होगा तो उनका ऑब्वियसली उनका अल्टीमेटली उनका ग्रोथ होगा ही। नेक्स्ट आपके पास कहता है प्रिंसिपल नंबर 6, ऑल रिस्क इज नॉट इक्वल, सम रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड अवे एंड सम कैन नॉट। ओके, मैंने आपको पहले भी अभी बताया था कि जैसा अभी आपने पढ़ा था कि रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न बढ़ेगा, ये हर बार एप्लीकेबल नहीं होगा। इस प्रिंसिपल का कहने का मतलब है, जैसे आपने फर्स्ट प्रिंसिपल में पढ़ा था कि आपका रिस्क है तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा, लेकिन इसमें कहता है कि सारे के सारे रिस्क इक्वल नहीं होते हैं। कई बार रिस्क आप लगा रहे हो, आपने 1 करोड़ रुपए लगा दिए सपोज करिए, और जिसका रिटर्न आपको मिला 1 लाख रुपए, इज इट डाइवर्सिफाइड? ये आप कह सकते हो कि आप वर्थ इट है, ये आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए वर्थ इट था? नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि सारे रिस्क इक्वल नहीं होते, कुछ रिस्क डाइवर्सिफाइड होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल नंबर 7, दिस इज द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। ऑब्जेक्टिव आपकी कंपनी का क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपने कंपनी बना दी, आपकी कंपनी का मोटिव क्या है, आप किस मोटिव से अपनी कंपनी को खड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। आपकी कंपनी का आपका जो मोटिव है वो पैसा कमाना है, सोशल अवेयरनेस है, या सोशल बेनिफिट है, या फिर अपना पर्सनल बेनिफिट है, किस चीज का, किस लिए आपने कंपनी खोली है, दिस मोटिव शुड बी क्लियर। तो कुछ इस तरीके से आपके 7 प्रिंसिपल्स थे जो हमने इसमें पढ़े, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में पूछिएगा। और ये चैप्टर जो था बहुत अच्छा चैप्टर था। एक लास्ट टॉपिक बचा है जो कि अभी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो हमने प्रिंसिपल नंबर 2 पढ़ा है। अब देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैं आपको इधर से ही बता देती हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी अपने आप में ही बहुत अच्छा टॉपिक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से आप ये समझते हैं कि आपके पैसे की वैल्यू आज जो है क्या वो फ्यूचर में सेम होगी, या फिर जो पहले वैल्यू थी
किस टाइम में 2000s में समझ लीजिए, क्या उसकी वैल्यू आज सेम है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको बताता है कि मनी के टर्म्स में कितना चेंज हो गया है आज के टाइम में ही। तो ये टॉपिक अच्छा, एक बार इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आ जाता है कई बार ये टॉपिक। तो एक बार इसको हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके देखते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपसे क्या कहता है। मैं आपको थोड़ा सा, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, हम यही पढ़ने वाले हैं। देखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपसे कहता है, मैंने अभी आपको बताया, फिर भी मैं आपको एक बार क्लैरिफाई करती हूँ कि 2024 में 100 रुपया की आज की वैल्यू, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए, 2032 में क्या 100 रुपए की वैल्यू सेम होगी? डाइवर्सिफिकेशन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वैल्यू सेम हो। ठीक है, चेंज क्यों आया, मुझे बस आपको इस टॉपिक में मुझे यही बताना था कि ऐसा चेंज है क्यों एक्चुअल में, कि इसकी वैल्यू सेम क्यों नहीं है, व्हाई। मुझे इस टॉपिक को दोबारा से इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बस इसको क्लैरिफिकेशन के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशन आपने पढ़ा होगा, दैट इज महंगाई, जिसको आप कहते हैं आज के टाइम में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। उस टाइम से इस टाइम तक, यानी 2000s में जो 100 रुपए की वैल्यू हुआ करती थी, आज वो आप ये समझो वो 1000 रुपए भी नहीं है। आप ये समझ सकते हैं इतना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुका। और आप अभी तो ये है, जब आप 2030s में जाएंगे तो उसकी आई डोंट थिंक सो कि 100 रुपए की वैल्यू 1 रुपए के इक्वल भी होने वाली है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, दिस इज इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से हुआ। इतना कंजप्शन पे महंगाई है, इतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि फ्यूचर गुड्स पे, जो भी आप गुड्स कंज्यूम कर रहे हो उस पर इतना ज्यादा महंगाई है। इस वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो चेंज होता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि नहीं होगा तो आपका ट्रेड, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं बदलेगा, तो वो एक स्टेबल रह जाएगा। इस वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दिया, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता तो आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में, हम पढ़ेंगे इसके कुछ, हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं पर कम आते हैं, बट आते हैं क्योंकि इसका थ्योरी पार्ट ज्यादा कवर करता है। अब वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के लिए नोट्स, पूरे फुल फ्लैश नोट्स अटैच करूंगी, उसका आप जरूर रीड आउट खुद से करिएगा। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है ऑन बोर्ड। तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियो। थैंक यू एवरीवन।